So I was discussing about stability. ठीक है, स्टेबली वो पास हो रहा है. नाउ व्हाट इज मीन बाय द स्टेबली? स्टेबली मतलब इन द कॉमन वर्ड्स वी से स्टेबिलिटी. तो स्टेबिलिटी का क्या तात्पर्य है, क्या मतलब है, क्या कहना चाह रहे हैं स्टेबिलिटी से? तो वो क्या है कि देखिए, जब मेरे सामने यहाँ पे कुछ पेपर्स पड़े हैं. एक पेपर है फोटोस्टेट. इस पेपर का अगर मैं फोटोस्टेट कराऊं, ये पेपर मेरे पास है, ओरिजिनल कॉपी नहीं है मेरे पास, ये है ना. इसका मैं फोटोस्टेट कराऊं, फिर जिसको मैं ये दूं उसको वो फोटोस्टेट कराए, फिर उस वो जिसके पास है वो उसका फोटोस्टेट कराए. टिल हाउ मेनी टाइम्स डू यू थिंक दैट द फोटोकॉपिंग विल नॉट शो एनी एरर, रिमेन स्टेबल? तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी रीकॉपी करते करते द द द कंटेंट विल बिकम सच कि आप उसको पढ़ नहीं पाएंगे. वो कहीं धुंधली सी हो जाएगी, ब्लैक सी हो जाएगी. इमेज विल बी, है ना, वो आप ए है कि ई लिखा हुआ है समझ नहीं आ रहा है, एन लिखा है कि आर लिखा हुआ है समझ नहीं आ रहा है ना, ऐसी बन जाएगी वो. हम लोग जब छोटे थे तो गाने कैसेट्स में आते थे. आपके भी घरों में किसी किसी के पास में कैसेट रिकॉर्डर भी पड़ा होगा, कैसेट भी पड़े होंगे. एंड समटाइम योर पेरेंट्स में बी हियरिंग दोस आल्सो, बिकॉज उन्होंने बड़ी जतन से वो उनका कलेक्शन कलेक्ट किया होगा, तो उन्होंने दे लाइक लव टू प्ले दो सॉन्ग्स, है ना. अभी कहाँ सावन पे जाओ और अपना गानों का कॉम्बिनेशन बनाओ. हाँ वेट. व्हाट? ओके, तो हम लोगों के टाइम में डस्टर कहाँ है? वो दूसरी चाबी है ना, बड़ी वाली. ओके, सो मैं कह रहा था वो गाने जो टेप रिकॉर्डर में आते थे, तो ओरिजिनल गाने कैसेट जो होता था वो बहुत महंगा आता था उस जमाने में. हम लोगों के टाइम में वो करीब 100 रुपये, 125 रुपये का आता था. आज की तारीख में 100 125 रुपये कुछ भी नहीं है. ठीक है, बस 100 125 रुपये का वो कैसेट आता था. फिर क्या करते थे लोगों के पास में दो दो वो दो कैसेट वाला वो होता था प्लेयर, तो उस पे एक की कॉपी बना लेते थे. ठीक है, तो दैट वाज बी वेरी थिंग. 20 रुपये का खाली कैसेट मिला, ले गए और बोले यार इसकी कॉपी कर दे. फिर उसकी कॉपी कोई और कर लेता. फिर उसके 3 4 कॉपी करने के बाद वो गाना सुनने से अच्छा था यार कि वाई टू हियर सच कैसेट. हाँ, कोई गाने का न सुर दिख रहा न ताल दिख रहा है, पता नहीं पड़ रहा ढोलक बज रही है कि तबला बज रहा है, पता नहीं पड़ रहा है शहनाई बज रही है कि क्या कहते हैं सितार बज रहा है ना. तो फिर आपको मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो क्वालिटी खराब हो जाती है. डू वी सी द सेम थिंग हियर इन द ह्यूमन बींग्स? क्या हमारी आंखों का ये ब्लैक कलर जनरेशन जाते जाते खराब हो गया क्या? कहाँ हुआ? एडम के टाइम से लेकर के आज तक वैसे के वैसे ही दिख रहे हैं. ऐसा नहीं है एडम की आंखें चौकोर थी हमारी आंखें ऐसी हो गई. एडम के नोज किसी अलग टाइप का था, हमारा कुछ और हो गया. एडम के कान तो पता नहीं कैसे थे, इतने बड़े बड़े हवा मारने वाले थे हमारे से. थोड़े बहुत चेंज आए हैं. दैट इज बिकॉज ऑफ द म्यूटेशन, नॉट बिकॉज ऑफ द कॉपिंग एरर. करेक्टर कभी भी कॉपी करते हुए एरर नहीं कर रहे, तो वो स्टेबिलिटी है वहां पे. ये बहुत अच्छी बात है. हम कई बार बच्चों को कॉपी देते हैं, कई बच्चा जो छुट्टी मार लेता है ना, जब बंक कर लेता है क्लास, तो फिर वो दूसरे बच्चे की कॉपी ले आता है नोट्स बनाने के लिए. तो आज क्या पढ़ाया मैम ने या सर ने, तो उसने कॉपी दे दी. और कॉपी से कॉपी करते हुए कई चीजें कुछ की कुछ हो जाती है. फिर तीसरा बच्चा उसकी कॉपी कर लेगा तो कुछ और हो जाएगा. जब वो एग्जाम में उसको पढ़ेगा तो लिखेगा कुछ और ही चीज. बट जीन्स और द फैक्टर्स व्हेन कॉपी कर रहे हैं, दे आर स्टेबली पासिंग डाउन देयर करेक्टर्स. So देखिए, मेंडल proposed that something was being stably passed down unchanged. उसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा. बहुत बड़ी बात है ये मेंडल साहब.
from parent to the offspring and in successive generation. He called these thing as factor. उसने इनको क्या नाम दिया? उसने कहा factor. There are something, कुछ ना कुछ तो है, और ये कुछ ना कुछ ऐसा नहीं है इमेजिनरी। अगर एक पेड़ के नीचे से रात को 12 बजे कोई भी जा रहा हो, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, 3 बार आपने खबर सुन ली। इधर वो जनकपुरी के सामने वो जो पीपल का पेड़ है ना, उसके नीचे से रात को 12 बजे जो निकलता है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, मर ही जाता है वो। हमने 3 बार सुन लिया सर ऐसा हुआ। चौथा आदमी तो जाएगा ही नहीं वहां से। रात तो 12 तो छोड़िए, 11 बजे से 3 बजे तक कोई नहीं निकले उसके नीचे से। इज देयर एनी फैक्ट? वो 3 जने क्यों मरे, उसका कुछ कारण हो सकता है, ठीक है। उनमें से पहला हो सकता है किसी रियल कारण से मरा होगा, दूसरा किसी कारण से, तीसरा तो ये डर के ही मर गया। बहुत सारी जने ऐसे किस्से सुनाते हैं सर। वो रात को यहाँ से है ना, हम लोग जाते थे तो ना, एक बार क्या है, कोई मेरे स्कूटर के पीछे बैठ गया। मेरे को भी सुना है किसी ने किस्सा, मैंने कहा अच्छा, मैं अच्छा बैठ जाता हूँ यार, ठीक है। अब ना हाउ फार इट इज ट्रू वी डोंट नो, दीज आर इमेजिनेशन, बट ये तो रियलिटी है। ये तो रियलिटी है, और ये फैक्टर टू फैक्टर और जनरेशन टू जनरेशन जा रही है, वो भी फेथफुली जा रही है, स्टेबली जा रही है। तो इसलिए उसने उसका क्या नाम दिया? फैक्टर, है ना। नाउ डेज वी कॉल देम एज जीन। जेनसन करके साइंटिस्ट थे, उन्होंने नाम दे करके ही मशहूर हो गए। कई बार ऐसा हो जाता है, नाम देने से मशहूर होते हैं ना। किसी बच्चे को बहुत सुंदर सा नाम, तो आपने पूछा अरे यार ये बहुत अच्छा नाम है तुम्हारा, किसने दिया? पापा की पसंद है, मम्मी की पसंद? नहीं नहीं, मेरे पापा बोलते हैं कि वहाँ पंडित जी के पास गए थे, उन्होंने कहा था कैसे नाम बताओ, कैसे हमको नाम ही नहीं मिल रहा था मम्मी पापा को, तो पंडित जी ने सुझाया, ठीक है ना, पंडित जी मशहूर हो गए। तो अब जब भी चर्चा होगी इसके नाम की, पंडित जी का नाम आएगा बीच में। ये पंडित जी है हमारे। काम किसने करा? काम किसने करा? जॉन ग्रेगर मेंडल ने। नाम किसने ले लिया? पंडित जी ने, जेनसन ने, ठीक है। नाउ डेज वी कॉल देम एज जीन। जीन्स देयरफॉर आर यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। तो फैक्टर भी वही चीज थी, जीन्स भी। लेकिन मेंडल ने जब फैक्टर्स के बारे में बोला, वन ऑफ द रीजन ऑफ मेंडल्स मतलब नॉट रिकॉग्नाइजेशन वाज दिस ओनली, कि मेंडल ने जब फैक्टर के बारे में बोला तो उसने ये नहीं बताया फैक्टर कहाँ मिलते हैं, कैसे दिखते हैं, what they are made up of, है ना, what they look like, and how they express their characters. And even if the factors are affecting their expressing their character faithfully, yet variation कैसे आ जाते हैं? कई बार नए नए करेक्टर कैसे आ जाते हैं? जो वेरिएशन आ रहा है वो अचानक कहाँ से आ जाता है वेरिएशन? तो इन चीजों का जवाब मेंडल के पास नहीं था। मेंडल ने अपने ऑब्जर्वेशन में जो कुछ पाया वही था। बाद के लिए भी तो भाई कोई स्टडी, कोई सारी स्टडी कोई दुनिया में एक ही जन थोड़ी कर जाता है, कुछ तो काम दूसरों के लिए भी रखने पड़ते हैं। तो दूसरे बहुत सारे लोगों के लिए काम छोड़ गए थे मेंडल साहब। सो देयरफॉर द यूनिट ऑफ दे कंटेन इंफॉर्मेशन दैट रिक्वायर एक्सप्रेस ए पर्टिकुलर ट्रेट। तो जीन्स क्या करते हैं? जीन्स आर कैरिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर, एंड एंड वो जो है उनको particular trait of the organism. Now, genes which code for a pair of contrasting characters are called alleles. ठीक है। एक एक देखिए, मैंने क्या कहा, हर करेक्टर के तो वेरिएशन नहीं मिलते हैं। मैंने कहा लीफ के शेप का तो कोई वेरिएशन नहीं बोला उसने। उसने तो 7 पेयर वैल्यू करेक्ट मतलब वेरिएशन ही बोले हैं। उसने तो स्टेम की थिकनेस के लिए तो कोई वेरिएशन नहीं बोला। अगर स्टेम चिकना है या हेयरी है, वो ऐसा कोई वेरिएशन तो उसने नहीं बोला। रूट की साइज के लिए तो कोई वेरिएशन नहीं बोला। उसने 7 पेयर ऑफ एलिलिक करेक्टर देखे, तो बाकी जितने भी करेक्टर उसके मिल रहे हैं उनका कोई एलील नहीं है, वो तो एक ही टाइप के मिलते हैं। और जब एक से ज्यादा मिलते हैं तो हम उनको कैसे, जस्ट फॉर शोइंग डिफरेंस, हमने क्या कहा कि डोमिनेंट को हम कैपिटल से लिखेंगे उसके फर्स्ट लेटर से, और रिसेसिव को हम उसके फर्स्ट लेटर को स्मॉल लेटर में लिखेंगे। जैसे टॉलनेस को यहाँ पे कैपिटल टी से बताएंगे, ठीक है, और जो ड्वार्फनेस है उसको हम स्मॉल टी से बताएंगे। यहाँ पे मेंशन्ड है, यहाँ पे मेंशन्ड है, ठीक है। तो टॉलनेस को दिखाया कैपिटल टी कैपिटल, ड्वार्फनेस को दिखाया स्मॉल टी से। तो यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। और जब यहाँ आ गए तो क्या हो गया? स्मॉल, ये भी, ये तो क्या फर्स्ट जनरेशन है। यहाँ आया तो क्या देख रहे हैं? स्मॉल टी स्मॉल टी। तो ये जो स्मॉल टी एंड कैपिटल टी वाले जो कॉम्बिनेशन मिल रहे हैं, इनको हम कह देंगे एलील्स, ठीक है।
एलील कहाँ पे दिखाने पड़ेंगे, कहाँ दिखाने पड़ेंगे, जहाँ वेरिएशन है, जहाँ वेरिएशन ही नहीं हुआ एलील दिखा के क्या करना भाई। ठीक है, तो इसलिए यहाँ कहा जीन्स विच कोड फॉर अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स आर नोन एज एलील्स एंड दे आर स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। उनमें कुछ ना कुछ तो डिफरेंस है। तो इसलिए इसलिए हमने उनको कैसे बता दिया, हमने कहा जो डोमिनेंट है उसको हम कैपिटल में लिखेंगे, जो रिसेसिव है हम उसको स्मॉल में लिखेंगे। ठीक है, इफ वी यूज अल्फाबेटिकल सिंबल्स फॉर ईच वन ऑफ दीज जीन्स देन द कैपिटल लेटर इज यूज्ड फॉर द ट्रेट एक्सप्रेस इन F1 जनरेशन। F1 स्टेज के अंदर जो एक्सप्रेस हो रहा है उसको हम कैपिटल लेटर से लिखेंगे। क्यों? F1 में कौन जनरेट, कौन रिप्रेजेंट हो रहा है, कौन शो हो रहा है, कौन विजिबल है, द वन विच इज डोमिनेंट। हमने यही पढ़ा ना, when a pair of contrasting characters are crossed, rather when a pair of pure contrasting characters are crossed in F1 only one trait appears. So one trait which is appearing is dominant one, one trait which appears is dominant। वो जो डोमिनेंट है उसको हम कैपिटल लेटर से लिखें। ठीक है, तो जो भी करेक्टर है, अगर हम कह रहे हैं कि ग्रीन सीड डोमिनेट कर रहा है तो कैपिटल जी लिखेंगे। ग्रीन सीड नहीं डोमिनेट कर रहा है, सीड कलर येलो, येलो डोमिनेट कर रहा है तो कैपिटल वाई से लिखेंगे। ग्रीन पॉड कर रहा है तो हम स्मॉल पी लिख देंगे या स्मॉल जी, कैपिटल जी लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम उनको उनको रिप्रेजेंट करते हैं ना। वैसे तो हम फर्स्ट लेटर से करते हैं लेकिन चॉइस है आपके, कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा हम फर्स्ट लेटर ऑफ उसके ट्रेट से ही करें। ठीक है, यू कैन इमेजिन एनीथिंग। जैसे आप ग्राफ बनाते समय आपकी मर्जी है आप यूनिट क्या लें। आप कह सकते हैं कि वन 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 क्यूबिक इजिकल टू वन क्यूब इजिकल टू 1 सेंटीमीटर, या आप कह सकते हैं कि 2 क्यूब इजिकल टू 1 इंच। आपकी मर्जी है भाई, है ना। ग्राफ आपका, आपने प्लॉट किया, आप जो चाहे वो कर ले। तो ऐसे ही यहाँ पर है, तो आप अपनी मर्जी से भी डिसाइड कर सकते हैं, बट सम आर स्टैंडर्ड जो हम बरसों से पढ़ते आ रहे हैं। तो प्लीज डोंट मेक एनी छेड़छाड़ विद इट, क्योंकि मैंने कहा कुछ टीचर्स आर सो रिजिड, वो आपका मार्क्स इसलिए काट देगा, अरे ये क्या, आपने तो कैपिटल टी से लिखा ही नहीं है इसको, कैपिटल आर क्यों लिख दिया, ये कोई राउंड थोड़ी है। ठीक है, तो देयर मे बी सम टीचर वो आर वेरी रिजिड। इसलिए ये मतलब मैं कहता हूँ ना, इंडिया में हम ये कहते हैं कि भाई बच्चे जो है वो क्यों नहीं कुछ कर पाते हैं। फॉरेन में इतने सारे मतलब बच्चे ना, अलग अलग डिस्कवरी, तो दे हैव फ्लेक्सिबिलिटी, दे हैव जेन्युइनिटी, दे हैव क्या कहते हैं इंडिपेंडेंस। हमारे यहाँ पे तो हम बच्चे को पहले तोता बना रहे हैं, भैया ये ऐसा ही होगा। ठीक है, आपको कैपिटल टी लिखना पड़ेगा, स्मॉल टी लिखना पड़ेगा, है ना। बहुत, मैंने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स देखे हैं जहाँ पे टीचर्स आर सो रिजिड, ये है तो यही होगा। अगर आपसे पूछा है कि भैया एपोकार्पस कंडीशन कहाँ मिलती है, आपको एक ही एग्जांपल लिखना पड़ेगा, मिशेलिया। अगर आपने कुछ और लिख दिया टीचर नंबर ही नहीं देगा। अरे भाई वीट भी तो है, मीज भी तो है, लोटस भी तो है, तो अब वो क्योंकि बुक में नहीं दे रखा है, तो ये आपकी गलती है, आपको पढ़ना चाहिए। या फिर आप ढूंढ लीजिए, कंसल्ट कर लीजिए। आप जब कॉपी चेक कर रहे हो तो आपके पास तो बहुत टाइम है, गूगल अंकल साथ में ही बैठे हुए हैं, है ना, तो पता कर लीजिए। चलिए, पर मानते नहीं है कुछ टीचर्स, तो ये आप छूट ले सकते हैं। पर रिप्रेजेंट हम जनरली क्या है, फर्स्ट लेटर ऑफ दैट करेक्टर को डोमिनेंट में लिखकर, मतलब कैपिटल में लिख कर डोमिनेंट को, और उसी के स्मॉल फॉर्म में लिख करके हम रिसेसिव को बताए। तो ये यहाँ पे ये बताया। नाउ द टॉलनेस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 3 डिफरेंट फॉर्म्स। हम टॉलनेस को, मतलब हाइट को, 3 अलग अलग फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैपिटल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी, दे आर स्टैंडिंग फॉर टॉलनेस, एंड स्मॉल टी आर स्टैंडिंग फॉर ड्वार्फनेस। तो 3 वेरिएशन आ गए, इसके 3 एलील्स आ गए, है ना। बट करेक्टर तो 2 ही हुए, या तो वो टॉल होगा या ड्वार्फ होगा। हाँ, तो मेंडल ऑल्सो प्रपोज दैट देयर इज अ ट्रू ब्रीडिंग, है ना, ट्रू ब्रीडिंग द टॉल और द ड्वार्फ प्लांट वो हमेशा प्योर रहेंगे, मतलब होमोजाइगस रहेंगे। अगर वो ट्रू ब्रीड है तो उसके दोनों फैक्टर एक जैसे रहेंगे, आइडेंटिकल रहेंगे, सेम रहेंगे। ये लिखा है देखिए, दे विल बी आइडेंटिकल और होमोजाइगस। होमो वर्ड का मतलब सेम होता है, ठीक है। तो होमोजाइगस और आइडेंटिकल और सेम और एक जैसे, जो भी आप कहना चाहें, तो दे विल बी रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल टी एज अ प्योर टॉल, एंड स्मॉल टी एज अ प्योर ड्वार्फ। एंड कैपिटल टी स्मॉल टी जो है वो हेटेरोजाइगस कंडीशन है टॉलनेस के लिए।
तो डोमिनेंट करेक्टर की एक और डेफिनेशन होगी, डोमिनेंट करेक्टर इज द वन व्हिच कैन एक्सप्रेस इटसेल्फ इन इवन इन द हेटेरोजाइगस कंडीशन। वो कैपिटल टी स्मॉल टी में कौन सा करेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, टॉलनेस, तो वही जो है वो डोमिनेंट करेक्टर होगा। ठीक है, इज इट क्लियर? यस सर। थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। मैंने तो पुनेट स्क्वायर तक तो पढ़ा ही दिया था, पर इतना हम नहीं पढ़ पाएंगे, ये वाले पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। तो एज मेंडल फाउंड दैट फिनोटाइप ऑफ F1 heterozygous कैपिटल T स्मॉल t टू बी एग्जैक्टली लाइक कैपिटल T कैपिटल, मतलब आप प्लांट को देख लेंगे तो आपको पता नहीं पड़ेगा कि ये होमोजाइगस है कि हेटेरोजाइगस है, एक जैसे दिखेंगे कि वेदर इट्स जीन्स आर कैपिटल T और कैपिटल T स्मॉल t। प्लांट को देख करके आप नहीं बता सकते। स्मॉल वाले को तो बता देंगे, टिंगना वाले को तो, डॉफ वाले को तो, कि भाई ये तो टिंगना है, इसका मतलब ये तो स्मॉल टी वाला है। लेकिन अगर होमोजाइगस है तो दोनों प्लांट एक जैसे ही दिखेंगे, चाहे वो होमोजाइगस हो चाहे हेटेरोजाइगस हो। ठीक है, चाहे वो दैट इज द टॉलनेस इज बिकॉज ऑफ द कैपिटल टी और टॉलनेस इज बिकॉज ऑफ द कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। So he proposed that the pair of dissimilar factor one dominates on others। तो इसी को उसने लॉ ऑफ डोमिनेंस का, उसने कहा भैया कि जब वो डिसिमिलर पेयर आ जाते हैं तो वन फैक्टर दूसरे फैक्टर को दबा के रखता है, वही अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, दूसरे को एक्सप्रेस नहीं होने देगा। Now what are the reasons that will study little later? Okay, कि why in a heterozygous condition only one character appeared, not the other, one character is expressed not the other। तो उसका कारण हम बाद में पढ़ेंगे, मेंडल ने नहीं बताया था क्योंकि मेंडल को पता ही नहीं था। ठीक है, तो मेंडल को ये पता नहीं है करेक्टर एक्सप्रेस कैसे होता है, फैक्टर मेंडल ने फैक्टर तक तो बात बता दी थी। तो ये होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस कंडीशन में जो टॉल है दैट इज वेदर इट इज होमोजाइगस टॉल और हेटेरोजाइगस टॉल, दैट इज टॉल irrespective to the think what is the genetic combination, what is the allelomorph, अंदर जो है फिजिकल जो एक्सप्रेशन होगा वो सेम रहेगा। ठीक है, तो ही प्रपोज्ड ऑन द बेसिस ऑफ दिस लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो डोमिनेंट फैक्टर वो होते हैं जो अपने आप को हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, एंड द रिसेसिव इज द वन व्हिच फेल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द हेटेरोजाइगस कंडीशन। और जब हम ये मेंडल का क्रॉस कर रहे हैं, ये वाला यहाँ पे ले लेते हैं पुनेट स्क्वायर वाले में, यहाँ पे देख लीजिए कैपिटल टी प्योर टॉल, ड्वार्फ स्मॉल टी प्योर ड्वार्फ। तो यहाँ आकर के ये देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी वाला है, प्लांट विद सारे के सारे हेटेरोजाइगस है, लेकिन हाइट सबकी एक जैसी है, टॉल वाले पेरेंट की जैसी। So genes are not that is whether the homozygous condition or heterozygous condition, that is not expressing any difference कर देता तो फिर हम यही कहते हैं साहब यहाँ तो फ्यूजन हो गया, है ना, ब्लेंडिंग हो गई। तो ब्लेंडिंग नहीं हो रही है। इन दिस केस कैपिटल टी दैट इज टॉलनेस इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल टी दैट इज ड्वार्फनेस, that is recessive। He observed that identical behavior for the tall and the other character, that is the trait pair he studied। It is convenient or that is logical to use capital and the small letter for the alphabetic similar for the dominant and recessive character। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया है। Do not use capital T for tall and the D for dwarf। ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई आपने ड्वार्फनेस का छोटा करेक्टर को जो है डी से लिख दिया स्मॉल लेटर से, नो नो नो, जिस करेक्टर से डोमिनेंट का फर्स्ट लेटर लिखेंगे उसे। और ये बच्चे बहुत कॉमनली ये गलती करते हैं, पर्पल फ्लावर को कैपिटल पी से लिख देंगे और व्हाइट फ्लावर को स्मॉल डब्ल्यू से लिख देंगे। वो स्मॉल डब्ल्यू विल बी कंसिडर्ड एज अ डिफरेंट करेक्टर। ठीक है, या ऐसा माना जाएगा कि कोई दूसरा ही जीन उसको अफेक्ट कर रहा है, क्योंकि एक जीन को एक ही तरह के इंग्लिश लेटर से आपको करना पड़ेगा एक्सप्रेस करना। तो एलिल कैन बी सिमिलर इन केस ऑफ होमोजाइगस, जैसे कैपिटल टी और स्मॉल, एंड डिसिमिलर एज इन केस ऑफ हेटेरोजाइगस। ठीक है, since the capital T and small t plants are heterozygous for genes controlling one character, that is height, monohybrid cross between capital T and small t is called monohybrid cross। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया आपको। नेक्स्ट क्लास में अपन इसके आगे पढ़ेंगे एंड देन फर्दर एक्सपेरिमेंट्स पढ़ेंगे। अभी तो बहुत कुछ है, मैंने बहुत कुछ पढ़ाया आपको, उसके बाद ही आएंगे। तो ठीक है, एक क्लास और शायद अपन उसके एक्सप्लेनेशन को लेंगे and then we'll go for the deviation from Mendel's law। Okay, so that's all for today children। Good day, थैंक यू enjoy your सर। day। और अगर आपको कहीं पे भी कोई भी